हेलो एवरीवन। मेरे लेक्चर वीडियोस का अल्टीमेट पर्पस ही यही है कि आपको न्यूज़पेपर रीड करने के लिए मुझे मोटिवेट करना है, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ट्रस्ट में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करना एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो देन कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है आप ये वीडियोस रेफर करिए। ट्रस्ट मी, आपको थोड़े दिनों बाद इन वीडियोस की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एजेंडा, व्हिच इज द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन डेटिंग 21st of April. Next article, a very important article, a low carbon future through sector led changes. ये आर्टिकल बेसिकली एनवायरनमेंट पर बेस्ड है, हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हर जगह एक ही चीज अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप ये आर्टिकल से बहुत बार आपको आमना सामना हुआ होगा, जहां पर नेट जीरो एमिशंस की बात करी गई है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करी है। चलिए इस आर्टिकल को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ टर्म्स के ऊपर पहले बात करते हैं कि क्या बोला गया है। देखिए, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करी है, या फिर दूसरा टर्म है इसी के लिए नेट जीरो एमिशंस। इनका मतलब ये है कि हम जितना भी एनवायरनमेंट में, मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जितना भी हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा रहे हैं, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देना बंद नहीं कर सकते तो कुछ दूसरी तरफ हम ऐसी एक्शंस पे काम करें जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में से कम कर सके, ताकि ये जो कार्बन है ये बैलेंस में आ जाए। सो नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो इसलिए बोला गया है कि आपका कार्बन देने का और खत्म करने का जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगी। जितना आप एनवायरनमेंट में दे रहे हैं उतना ही अगर खत्म करते हैं। सो कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर अभी बहस चल रही है। काफी सारे नेशंस ने अग्री किया है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। सभी को एक डेट्स देने के लिए कहा गया है कि कौन से ईयर तक आप अपने नेशन को नेट जीरो एमिशंस पर लेकर आएंगे। सो एक टारगेट है जनरली जो सभी स्टेट्स ने लिया, दैट इज 2050। बट इंडिया के लिए अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, इट मींस हम डेवलपमेंट को कम कर रहे हैं, हम फैक्ट्रीज कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शंस कम करना पड़ेगा, सो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे कम फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही पावर्टी बहुत ज्यादा है। तो अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें सब करना पड़ेगा। पर अगर ग्लोबल वाइज देखें तो हमें ये कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना भी जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। जब सारी कंट्रीज ये कर रही तो इंडिया के ऊपर भी एक प्रेशर है कि उसे भी अपना एक डेट देना पड़ेगा कि कौन सी डेट तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। सो ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस है। अब इंडिया ना तो डेट दे सकता है और ना ही रोक सकता है। तो इसके इन सब के बीच में क्या किया जा सकता है, कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम थोड़ा अगर कम भी कर सकते हैं, अगर जीरो तक भी ना पहुंचे तो अगर हम हमारा कार्बन एमिशन जो है वो थोड़ा कम कर सकते हैं तो भी बेटर अप्रोच होगा। तो इस आर्टिकल में अप्रोचेस को लेकर बात करी गई कि क्या किया जा सकता है। देखिए हेडलाइन क्या बोलती है, अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंजेस, कि हम जीरो कार्बन नहीं कर सकते तो हम लो कार्बन कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, सेक्टर वाइज चेंजेस करके, कि एक एक सेक्टर में हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं। In India, a sector-led, action-based approach could provide the framework to drive low carbon transformation. कि sector based पे थोड़ा थोड़ा action अपने changes करते हैं, ऐसी approach अगर लाते हैं तो हम low carbon transformation को achieve कर सकते हैं। In the build-up to the Leaders Climate Summit organized by US this week, there has been a flurry of articles about whether the India should announce a net zero emission target and by when. So ये जो summit है अप्रैल 22-23 को जो यूएस ने इनिशिएट किया है, वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है कि इंडिया अनाउंस करेगा नेट जीरो एमिशंस का टारगेट, और अगर अनाउंस करता है तो वो क्या डेट देगा। So the Intergovernmental Panel on Climate Change report called for global carbon emissions to reach net zero by 2050, which the pressure cooker of climate diplomacy has quickly transformed into a
call for all countries to announce 2050 as the net zero target year. So बोला गया कि हर कंट्री को 2050 डेट अनाउंस कर देना चाहिए कि तब तक ये लोग नेट जीरो वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं. Although net zero may require some countries reaching net zero before 2050 in order for others to have some additional time. Although ऐसा भी हो सकता है कि कुछ countries 2050 के पहले ही ये target achieve कर ले, so that दूसरी countries को ज़्यादा time मिल जाएगा. Since the disproportionate share of the carbon space has been used up by the developed countries, it is important that they act boldly at home. तो चूंकि developed countries जो हैं, उन्होंने already अपना पोर्शन जो था कार्बन स्पेस में देने का, वो ऑलरेडी उनका शेयर वो यूज कर चुके हैं. तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब वो थोड़ा स्ट्रांगली एक्ट करें, अब वो अपने एमिशंस को कंट्रोल करें और इन टारगेट्स को टाइम से पहले अचीव कर लें, सो दैट दूसरी कंट्रीज को टाइम मिलेगा. Nonetheless, as a climate vulnerable country, India must also up its game to contribute to limiting global temperatures rise, ideally below 1.5 degrees Celsius. So, हालांकि कितना भी कुछ बोलने पर इंडिया जो एक क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, मतलब इंडिया में भी क्लाइमेट की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है. सो इंडिया को भी अपने थोड़े टारगेट्स बढ़ाने चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और टारगेट शुड बी एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस ही हम हर साल टेम्परेचर को बढ़ाएंगे. So while doing so, should not lose sight of the history of global climate negotiations and its own developmental needs. पर ऐसा करने में हम अपने ही developmental needs को secondary ना कर दें. Though a large country and economy, we are still a very poor country with a significant development deficit. हम इतनी बड़ी country हैं, इतनी बड़ी economy है, फिर भी हम एक poor country हैं और हमारे development का बहुत ज़्यादा development की कमी है हमारे यहाँ. सो अगर एग्जाम्पल वाइज भी देखा जाए कि हमारा जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है, मतलब पर पर्सन कार्बन एमिशन जो है, वो अभी भी वर्ल्ड के एवरेज के हाफ से भी कम है. तो हम हमारे डेवलपमेंट को तो नहीं रोक सकते. सो अब क्या करें आगे? So what is the way forward for India? Saying India will take only modest steps until richer countries do more is not viable. हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जब तक rich countries कुछ ज्यादा नहीं करती तब तक हम भी कुछ नहीं करेंगे. Yet announcing an Indian 2050 net zero commitment risks taking on a much heavier burden of decarbonization than many wealthier countries. So अब और अगर इंडिया ये अनाउंस कर देता है कि हाँ हम 2050 वाला टारगेट अचीव कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट नीड्स कॉम्प्रोमाइज होंगी. तो हम ये दोनों ही चीजें नहीं कर सकते, ना तो हम वेट कर सकते हैं, ना ही हम एक्शन ले सकते हैं. तो अब कोई थर्ड पाथ की जरूरत है. तो वी सजेस्ट थर्ड पाथ, फोकस ऑन कॉन्क्रीट नियर टर्म सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशंस. मतलब एक सेक्टर में आप चेंजेस करें, ओवरऑल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. कैसे कर सकते हैं? जब हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारे रीच में हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन को अवॉइड कर सकें. This is best accomplished by focusing on sectoral low carbon development pathways that combine competitiveness, job creation, distribution justice and low pollution in key areas where India is already changing rapidly. So अगर टेक्नोलॉजी को हम बढ़ाते हैं तो कंपटीशन में भी हम ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जॉब हमारे यहाँ अच्छा होगा, जस्टिस होगा और सबसे इम्पोर्टेंट पोल्यूशन कम होगा. ठीक है. So over time, India can and should get more specific about future economy-wide net zero targets and dates. चलिए, अब किस तरीके से सेक्शंस में हम चेंजेस ला सकते हैं इसके बारे में बात करिए, वो देखते हैं. सबसे पहले बोला गया decarbonize the power sector. To achieve net zero emission, a key piece of the puzzle is to decarbonize the electricity sector. सबसे ज्यादा यहाँ पर ही कार्बन एमिशन होता है, तो इसको decarbonize करो, यहाँ से कार्बन एमिशन रोकते हैं. So, which is the single largest source, about 40% of India's greenhouse gas emissions. So overall India से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस जाते हैं, उनका सबसे बड़ा सोर्स इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जिसमें 40% कंट्रीब्यूशन है. So अगर इसको decarbonize कर दिया, so this would allow India to undertake the transformational changes in urbanization and industrial development. तो और भी काफी सारी चीजें हमारे यहाँ चेंज हो जाएंगे.
सो यहाँ पर बस वही सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि कितने चेंजेस ला सकते हैं. वन वे टू डू दिस इज टू गो बियॉन्ड एक्सपैंडिंग रिन्यूएबल्स टू लिमिटिंग द एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी. सो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को हम थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि कोल की वजह से बहुत सारे गैस एमिशंस होते हैं. दिस विल नॉट बी इजी. अब कोल को कम करना आसान नहीं है. कोल प्रोवाइड्स फर्म dispatchable power and accounts for roughly 75% of electricity today, supports the economy of key regions and is tied to sectors such as banking and railways. सो अब कोल को कम करना है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है. तो कैसे कम किया जा सकता है कोल पावर को? देखिए, सबसे पहला स्टेप, pledge India will not grow its coal-fired power capacity beyond what is already announced. So, कोल को जनरेट करने की जो कैपेसिटी है, कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है. और 2030 तक जितना भी पीक पे जा सकता है, बस उतना ही जाकर हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे. So while striving to make coal-based generation cleaner and more efficient, और जितना भी कोल के थ्रू जितना भी जनरेशन हो रहा है वो efficient हो और साफ सुथरा हो. There is a strong rationale for this. Coal is increasingly uneconomic. कोल बहुत महंगा भी पड़ता है, और अगर हम कोल को हटा देते हैं तो हमें लोकल गेन्स होंगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्लाइमेट मिटिगेशन होगा. Such a pledge would give full scope for development of renewable energy and storage. और ऐसा करने से हमें renewable energy का यूजेज ज्यादा बढ़ेगा और हमें ज्यादा बेनिफिट होंगे. A second necessary step is to create multi-stakeholder just transition commission representing all levels of government and the affected communities to ensure decent livelihood opportunities beyond coal in India's coal belt. तो कहीं ऐसा ना हो कि कोल कम करने से हम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ही ज्यादा मार पड़े, उन्हें भी एक डिसेंट लाइवलीहुड जीने की जो प्रॉपर फैसिलिटीज है वो हम प्रोवाइड करें. तो कोल कम करने में कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों को प्रॉब्लम दे, जो गरीब तबका है उसको प्रॉब्लम हो जाए. Third, a low carbon electricity future will not be realized without addressing existing problems of the sector, such as the poor finances and management of distribution companies. So सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूचर है, लो कार्बन का जो हम फ्यूचर करना चाह रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को ठीक किए बिना नहीं हो सकता, जिसमें कि फाइनेंसेस मैनेज करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, सबके अपने अपने इंटरेस्ट कम करके क्लाइमेट के इंटरेस्ट को ज्यादा देखना पड़ेगा. चलिए, मूविंग अहेड. इम्प्रूव एनर्जी सर्विसेज. जो हमारी एनर्जी सर्विसेज हैं उनको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा. एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट टू decarbonizing electricity supply. मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो यूज भी बहुत एफिशिएंट मैनर में करना पड़ेगा. सबसे ज्यादा एसीज और रेफ्रिजरेटर है, फैंस हैं, ये सबसे ज्यादा हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. तो इनका कितना यूज होना चाहिए, कितना एफिशिएंटली यूज होना चाहिए, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए. So such sector by sector approach, which can and should be developed for other sectors, can demonstrate concrete yet ambitious domestic action that sets India on the path towards net zero emissions. अगर इस तरीके से sector by sector approach को हम implement करते हैं तो इंडिया फिर net zero emissions के path पर हो सकता है. It empowers India to insist that developed countries complement their distant net zero targets by enacting concrete near-term measures that are less reliant on unsure offsets. This approach also allows India to adapt its sectoral transition plans as technologies mature and enable it to ratchet up its pledges periodically as required by the Paris Agreement. So, अगर इस तरीके की approach करते हैं हम सेक्टोरल ट्रांजिशन के जो प्लान्स हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू या टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेहतर करके कर सकते हैं. तो हम उस टारगेट पर हैं. और जो पेरिस अग्रीमेंट में जो हमने प्रॉमिसेस करे, कमिटमेंट्स करे हैं कि हम नेट जीरो को अचीव करेंगे या क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए ही हमारे टारगेट्स होंगे, तो हम उनको भी अचीव कर पाएंगे. Forming timelines. Going further, India may even consider committing to submit plausible pathways and timelines to achieve net zero emissions. So अब अगर इस तरीके से अगर चलते रहे तो इंडिया एक डेट भी सबमिट कर सकता है कि इन तरीकों से हम या इन टाइमलाइंस पर हम नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर सकते हैं. This would allow India adequate time to undertake detailed assessment of its development needs. और फिर इन सब के चलते हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने का
असेस करने का कि हमारे नीड्स क्या है, हम कैसे लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज पे काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कैसे किया जा सकता है. So India can also use this period to develop a strategic roadmap to enhance its own technology. और ये टाइम इंडिया इस चीज के लिए भी यूज कर सकता है कि अपना एक स्ट्रैटेजी बनाए, एक रोड मैप बनाए और अपनी जो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, कैसे इंप्रूव करना है, इन सब चीजों के लिए हमें टाइम मिल जाता है. ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर अशोक श्रीनिवास ने, जो कि सीनियर फेलो एट प्रयास एनर्जी ग्रुप के एक मेंबर है. नवराज के दुबाश जो एक प्रोफेसर है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, और राहुल टोंगिया जो कि सीनियर फेलो है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ये 3 लोगों ने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है. सबसे अच्छी बात ये थी इस आर्टिकल की कि यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हम नेट जीरो एमिशंस के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है. जनरली हर आर्टिकल में से प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि ये करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, पर कोई भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे बात नहीं करता. पर इस आर्टिकल में काफी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं. सो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप कार्बन न्यूट्रलिटी पर थोड़ा रिसर्च करेंगे. इंडिया को कितना टारगेट अचीव करना पड़ेगा अगर, और किस तरीके से काम करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज आप रिसर्च करेंगे. दिस इज योर होमवर्क टुडे. चलिए, that's all from my side for today's session. Thank you so much everyone. Take care of yourself, stay home and stay safe. This is page number 6, editorial page of the Hindu e-paper. देखते हैं first article. First article is says managing an upheaval. Upheaval का मतलब होता है बहुत ज्यादा disturbance, परेशानियां, distraction. सो इन डिस्ट्रक्शन को, इस डिस्टरबेंस को मैनेज करना है. किस डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है? जैसा कि हम सभी को पता है कि कोविड-19 ने इस देश की हालत अभी खराब रखी. बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है. सो इन सारे चीजों के ऊपर बात करिए. देखते हैं क्या बोला गया इस आर्टिकल में. यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज अ नेसेसरी गोल. यूनिवर्सल वैक्सीनेशन मतलब हर किसी को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल है. बट इंडिया इज नोवेयर नियर अचीविंग इट. पर इंडिया अभी इसको अचीव करने के आसपास भी नहीं है. सो ये एक थोड़ी टेंशन वाली बात है कि क्यों ये सिचुएशन आई है. A combination of panic, public pressure, and comprehension of the magnitude of the crisis that India is in seems to have prompted the center to authorize vaccines to anyone above 18 and give states more control over procurement. चूंकि पूरे देश भर में पैनिक है, परेशानी है, पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा है, और ये जो सिचुएशन है इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी ग्रेविटी जो है वो बढ़ती जा रही है. इन सभी चीजों की वजह से ही शायद अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं हम सभी को वैक्सीन देंगे और स्टेट्स को ज्यादा कंट्रोल दिया जाएगा वैक्सीन को लेके. This is despite the problems in scaling up production and in supply and management of vaccines amid the surge in cases. हालांकि प्रोडक्शन बढ़ाने में प्रॉब्लम है, सप्लाई करने में प्रॉब्लम है और वैक्सीन के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, फिर भी इतने केसेस को बढ़ता हुआ देखकर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है. The steps could not have been easy to take. ये जो स्टेप लिया है बिल्कुल भी आसान नहीं है. क्यों? For one, the processes initiated by the government in early January to expand India's manufacturing capacity were under the assumption that it would be at least August before vaccines could be fully open for all. So January में जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को चेक किया था, तब ये देखा गया था कि एटलीस्ट अगस्त हो जाएगा, तब तक हम सबके लिए खोलने तक. काफी टाइम लगने वाला था जब ये जनवरी में डिसीजन लिया था. पर अब चूंकि ये हालात इतने खराब है तो चीजें चेंज हो गई. In December, it was announced that India's priority would be to fully inoculate 300 million of the most vulnerable. दिसंबर में अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया की प्रायोरिटी जो है वो 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन देना है जो कि वल्नरेबल है. वल्नरेबल मतलब जो कि कमजोर लोग हैं या वीक लोग हैं जिनके ऊपर अटैक बहुत जल्दी हो सकता है. उन लोगों की कैटेगरी में से 300 मिलियन लोगों को दे दिया जाएगा वैक्सीनेशन. Given that about 127 million doses have been administered, including a section of those 45 without underlying health conditions. Around 17 million have been fully inoculated. So अभी finally जो है 17 million को
कंप्लीट दोनों डोजेस लग चुके हैं और 127 मिलियन को एक एक डोज तो एटलीस्ट लग ही चुका है। At the optimistic rate of 3 million doses a day, एक दिन में हम 3 मिलियन डोजेस दिए जा रहे हैं। It would take at least 260 days from today for every adult to get at least a single shot. अगर ये 3 मिलियन डोजेस की कैपेसिटी से अगर हम जो चल रहे हैं, so next 260 days में हम हर एडल्ट को एटलीस्ट सिंगल शॉट तो लगा ही देंगे, पहला शॉट लग चुका होगा। 8 months ago, India had begun a decline in daily infections to the extent that by January, India's leadership itself believed that a devastating second wave was unlikely. पिछले 8 महीनों में इतना केसेस हमारे डिक्लाइन आ गया था कि जनवरी में तो हमारे यहाँ के लीडर्स को भी खुद ही लगा था, जो पॉलिसीज बना रहे थे, कि अब हमारे यहाँ सेकेंड वेव तो आना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। There is no explanation why India, following the example of USA, UK, did not tie up orders to inoculate most of its adults within this year. इस चीज का कोई जवाब नहीं कि क्यों इंडिया ने ये प्लान नहीं बनाया है कि किस तरीके से एडल्ट्स को सबसे ज्यादा हम वैक्सीन दे सके। इंडिया ऑल्सो अप्लाई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स इंडिया ने अप्लाई करे, जैसे कि वेविंग क्रिटिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन, कोवैक्सीन के अलग अलग ट्रायल्स करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, कोवैक्सीन को ओपन कर दिया गया, बट हैविंग स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेन कंपनीज, पर फॉरेन कंपनीज की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट उन्होंने स्टैंडर्ड्स रखे थे। द सप्लाई लाइन्स आर दस इनएडिक्वेट, इसीलिए जो सप्लाई लाइन्स थे वो बहुत ही insufficient थे, बराबर नहीं पड़े। The second wave, hospitalization and medical oxygen crisis have derailed all previously laid out plans. अभी second wave में जो major problems थे कि hospitalization नहीं हो पा रहा है और ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इस वजह से पहले के जितने भी बने हुए प्लान्स थे वो सब गड़बड़ हो गए हैं। Opening up vaccines for all on May 1 and letting states negotiate deals with manufacturers does sound like the government is listening to the people. मतलब वैक्सीन सभी के लिए खोल दी है, स्टेट्स को पावर दे दिया कि आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ ज्यादा डिस्कस कर सकते हो अपनी डील्स, तो इस वजह ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब लोगों के बारे में सोच रही है, लोगों की सुन रही है। But given the background of supply constraint until June, there is likelihood that the story of वैक्सीन शॉर्टेज विल सरफेस मोर acutely. पर जिस तरीके से वैक्सीन शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जून तक ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीनेटर्स सच एज Pfizer and Moderna have supply commitments already tied up, and it is unclear if merely the policy move of liberalizing vaccine supply will leave states in India with the finances and negotiating power to procure enough stocks of the vaccine. So जो लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीन हैं फिजर या मॉडर्ना की, उनके सप्लाई कमिटमेंट्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो इंडिया को सप्लाई नहीं दे सकते हैं। एंड अभी भी ये क्लियर नहीं है कि सिर्फ ये पॉलिसी बना देने से कि हम हर किसी को वैक्सीन सप्लाई करेंगे, इस वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम और होगा, स्टॉक्स का प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। Moreover, given that this is the hottest month in India, lockdowns are resurfacing in cities and no end is in sight for the second wave, the logistics of administration will continue to be challenging. सबसे गर्म महीना इस साल का सेकेंड वेव जो है वो कोविड-19 का और तेजी से बढ़ रहा है। सो इन सब के चलते ये अभी लॉकडाउन की भी सिचुएशन जहां हर जगह बढ़ रही है, तो और सेकेंड वेव खत्म होता नहीं दिख रहा, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम जो है, लॉजिस्टिक्स मतलब कोई भी सामान यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। It was always going to be impossible to rapidly inoculate a nation of 1 billion. ये लिटरली इम्पॉसिबल है कि एक नेशन जिसमें बिलियंस ऑफ लोगों की पॉपुलेशन है, उनको बहुत ही जल्दी से वैक्सीनेशन दे दिया जाए। But chaos and confusion which now seem inevitable, पर अब ये जो chaos है, जो शोर है, परेशानी है, confusion है, जो बिल्कुल रुक नहीं रहा, could have been averted, ये रोका जा सकता था अगर कोई foresight होता या planning होती।
फोरसाइट मतलब पहले से ही सोचना कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर कुछ प्लानिंग कर ली होती, अगर फ्यूचर के बारे में कुछ सोच लिया होता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता था। Pragmatism and preparedness should replace hope that runs on nothing more than hype. प्रैक्टिकल तरीके से देखते, अगर हम थोड़ा प्रिपेयर हो सकते थे, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता था। So this was all about the current situation of COVID-19 in India, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन है। हमारा डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इस समय पर अगर हमारे वैक्सीन्स अगर जेन्युइनली इंक्रीज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें रहेगा कि इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल।